Good evening, all of you. Welcome in Target Nursing Academy Jaipur. Myself नवीन शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स गुवाहाटी। और आज हम जो डिजीज डिस्कस करेंगे वो हमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ये एक असेंडिंग एयोर्टा की ब्रांच होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अब हम इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन जो होता है हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? असेंडिंग प्राइमरी ब्रांच ऑफ असेंडिंग अयोर्टा, वहाँ से कोरोनरी आर्टरी ड्राइव होती है। फिर इसकी मल्टीपल ब्रांचेज होती है जिनमें मेन होती है लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उसमें भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंट्रिंग आर्टरी के अंदर, जिसको हम विडो आर्टरी बोलते हैं, और उसकी हम आगे बात करेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है कि सी ए डी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज डिपोजिशन ऑफ फैट इन कोरोनरी आर्टरी या एथेरोस्क्लेरोसिस लीड्स टू नैरोविंग ऑफ ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है। और ये फैट का डिपोजिशन कहाँ पे होता है? हमारी ट्यूनिका इंटीमा के अंदर, यानी हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी जो इनर लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, उसके अंदर किसके अंदर होता है? ट्यूनिका इंटीमा के अंदर फैट डिपोजिशन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, या तो नैरो हो जाएंगी या फिर ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्या हो गया कि डिपोजिशन ऑफ फैट इन ट्यूनिका इंटीमा लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, और वो क्या करेगी? लीड्स टू नैरोविंग ऑफ ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारी सी ए डी। अब आता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी सीएडी को लीड करते हैं, मतलब कौन से किन कारणों की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो इसमें दो टाइप के रिस्क फैक्टर होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे होते हैं उसमें है, दो टाइप के होते हैं जिसमें फर्स्ट वन मॉडिफाइबल, सेकंड वन हमारा नॉन मॉडिफाइबल। तो जो मॉडिफाइबल होते हैं, मॉडिफाइबल क्या होते हैं? जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब जो हमारी कंट्रोल के अंदर होते हैं और जिन्हें हम हमारी सुटेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लेस देन 200 एम जी पर डी एल होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए, मोर देन 200 एम जी पर डी एल से ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारा होता है हाइपर कोलेस्ट्रेलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेलीमिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारी मेजर ब्लड वेसल्स जितनी होती है उनके अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। लेकिन जिसका सबसे जल्दी इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी के अंदर देखने को मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो गया तो क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होगा, और जब जब धीरे धीरे डिपॉजिट होकर क्या कर देगा, वो हमारी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज कर देगा। उसके बाद में आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? जब हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो या फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी के सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। और मोर देन, जब इसका हम बीएमआई निकालते हैं और अगर मोर देन 25 हो तो उसको हम बोलते हैं ओबेस पर्सन। तो ओबेसिटी भी क्या है? एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, किसका? सीएडी का। उसके बाद में आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे हमारे हार्मोन्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। और जब हमारी स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेजर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सी ए डी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद में आता है टोबैको यूज। टोबैको जो यूज करते हैं उनकी स्मूथ मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो आर्टरी जो होती है वो मतलब थिक हो जाती है, और थिक होने की वजह से उसका जो डायमीटर होता है वो छोटा हो जाता है। और जब उसका डायमीटर छोटा हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगी, और क्या लीड करेगा? सी ए डी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जो फैट डिपोजिशन था, जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमारी वेसल्स के अंदर जमा रह जाता है, मतलब उसका बर्न नहीं होता, और वो हमारा क्या करता है, सी ए डी कोज करता है। तो ये थे हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनके अंदर हमारी पॉसिबिलिटी है कि इस पेशेंट को सी ए डी होगा ही होगा, वो नॉन मॉडिफाइबल के अंदर आते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हिस्ट्री ऑफ फैमिली हार्ट डिजीज। अगर किसी को पहले से प्रॉब्लम है या जेनेटिक है कि इसके पेरेंट्स को सी ए डी था, या इसके पेरेंट्स को कोई अदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उसको चांसेस होते हैं कि क्या होगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उसको भी होगी। वो होता है हेरिडिटी या जेनेटिक। उसके बाद में होती है एज। एज जो होती है मोर देन 60 ईयर्स पीपल जो होते हैं उनकी स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैजिड हो जाते हैं, और वो इतने, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्टिक मतलब स्टिफ हो जाएंगे। तो स्टिफनेस की वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन मतलब हार्ट को
ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और वो क्या लीड करेगा, CAD। उसके बाद में आता है डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है, मेजर प्रॉब्लम्स जो होती है उनका कोज होता है डायबिटीज। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ब्लड की विस्कोसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड स्टेसिस होने लग जाता है वेसल्स के अंदर। तो ये डायबिटीज भी, और इस मतलब नॉट CAD, ऑल ऑफ द डिजीज इन बॉडी, उन सबको क्या लीड करता है, डायबिटीज। डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसके फिर डायबिटीज की वजह से डायबिटीज रिलेटेड मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक फिर होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर ये क्या होगा कि हाइपरटेंशन धीरे धीरे, हाइपरटेंशन जिस पेशेंट को होता है उस पेशेंट को रिस्क रहता है किसका, CAD होने का। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। CAD जो होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू रिस्क फैक्टर। अभी हमने जितने 2 टाइप के रिस्क फैक्टर देखे हैं, कौन कौन से, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। तो रिस्क फैक्टर जो भी होंगे उनकी वजह से क्या होगा, लिपिड फॉर्मेशन की, जो सारे क्या कर रहे थे, लिपिड फॉर्मेशन ऑन एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी। इसकी क्या होती है, आर्टरी की 3 लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका इंटीमा जो होती है, ट्यूनिका इंटीमा के अंदर क्या होगा कि फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो फैट डिपोजिशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ट्यूनिका इंटीमा लेयर होगी, उसके अंदर फैट डिपोजिशन हुआ, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे फॉर्मेशन हो फैटी स्ट्रिक इन आर्टरी, यानी कि आर्टरी के अंदर क्या होगा, फैटी स्ट्रिक डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे फैट क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, फाइब्रस प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे फाइब्रस प्लाक जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और फाइब्रस प्लाक क्या होगा, जो हमारा फैट डिपोजिशन होता है फैट के अंदर भी मसल्स फाइबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसकी परमानेंसी हो जाती है। और वो फिर वो लास्ट में क्या करता है, कंप्लीट ब्लॉक इन कोरोनरी आर्टरी, लास्ट में उसका हो जाता है कंप्लीट ब्लॉक किसका, कोरोनरी आर्टरी का। तो ये थी हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी। अब उसके बात करते हैं सिम्टम्स की। इसमें जो येलो कलर में है, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इनको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, CAD के ही सिम्टम्स हैं जो कि एक अलग से डिजीज कॉज करते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी इस्चीमिया की वजह से हमारी हार्ट मसल्स जो होती है उसके अंदर, हार्ट के अंदर पेन होता है, तो वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इस्चीमिया क्या होता है कि सेल्स जो हमारी है उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इस्चीमिया में मेनली क्या होता है कि इस्चीमिया, इसका मतलब ब्लड के अंदर प्रॉब्लम, और ऑक्सीजन की कमी अगर ब्लड के अंदर हो, पर ब्लड की वजह से हार्ट के अंदर हो उसको, और उसकी वजह से हमारा जो पेन होता है, इस्चीमिया की वजह से किसके अंदर पेन होता है, एंजाइना, वो मायोकार्डियम के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारी सेल जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से हमारा पेन होता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। लो कार्डियक आउटपुट, कि जब अगर उसको ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है तो वो निकालेगा भी कम ही, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और अगर हमारे जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है, SA नोड है, AV नोड है, इनको अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये भी क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 हार्ट रेट हो जाती है पर मिनट, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। फिर होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हार्ट को लगता है कि मेरे पास, हार्ट को क्या लगता है कि मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई है जो कम हो गई है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है क्या, टैकीकार्डिया। और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड मतलब प्रॉब्लम है केवल हार्ट के पास, वो क्या करता है उसमें हार्ट अपने आप की कमी को पूरा करने के लिए टैकीकार्डिक हो जाता है, और जब वो बहुत बार धड़कता है तो क्या करता है, ज़्यादा ब्लड इजेक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, जैसा हमने लास्ट में देखा, पैथोफिजियोलॉजी के लास्ट में देखा था कि कंप्लीट ब्लॉक हो गया, कंप्लीट ब्लॉक के बाद में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसमें क्या होगा, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस क्या होता है कि जब हम मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। तो उस पेशेंट को क्या होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग, क्यों, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के कारण। डिसरिथमिया होगा, जो अभी हमने बात की थी कि एसए नोड और एवी नोड जो थे, यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से डिसरिथमिया होता है। डिस्निया होगा, क्योंकि डिस्निया होगा क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, और पेन की वजह से पेशेंट सांस मतलब एक वेल ब्रीदिंग नहीं कर पाता, अच्छे से सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसको डिस्निया होता है। फैटिक होती है, फैटिक क्यों होती है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड क्या कोज करता है, फैटिक कोज करता है, और फैटिक धीरे धीरे फिर उसके बाद में पेन होगा, तो फैटिक होगी। चेस्ट हैवीनेस होगी, क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो चेस्ट हैवीनेस होगा। पल्मोनरी एडेमा होगा, क्योंकि जब अगर पेशेंट के पास हाइपर कैप्निक हो जाएगा, जब पेशेंट हाइपर कैप्निक हो गया है तो क्या होगा,
हाइपरकैपनिया कोज करती है, वो इंक्रीज कर देती है किसकी, कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पल्मोनरी एडिमा होगा। उसके ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम। अब हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की, कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन। हमने अभी बात की थी कि जो चेस्ट पेन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंजाइना, कोज बाई रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। और ये कब होता है, जब हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, उस कंडीशन में होता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद में करते हैं एंजाइना इज ए सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अभी बात की कि एंजाइना खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्या है कि एक सिम्टम है किसका, सीएडी का, और जिसको हम अलग एक डिजीज की तरह पढ़ते हैं। ये उसी तरीके से है जिस तरह की फीवर, हम फीवर को देखते हैं, फीवर खुद एक बीमारी नहीं है, फीवर क्या है, इन्फेक्शन का सिम्टम है। उसी तरीके से एंजाइना किसका सिम्टम है, सीएडी का, एंजाइना सिम्टम है सीएडी का। उसके बाद में आता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होता है वो कैसा होता है, स्क्वीजिंग पेन, जैसे कोई हमारे अंदर से कोई हार्ट को निचोड़ रहा हो, उसके अंदर प्रेशर फील होता है हमें, उसको वो बार बार एक्सेसिव बीटिंग करता है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर फील होगा, हैवीनेस होगी अंदर, और टाइटनेस होगा, और क्या होगा, पेन इन द चेस्ट। तो ये क्या किसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पेन के, किसके अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। तो हम बात करते हैं, ये क्या है, हमारी एक ब्लड वेसल्स है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारे अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें मल्टीपल्स क्या है, मतलब इसमें इधर इस साइड देख सकते हो आप कि ब्लड बहुत ज़्यादा है। ये हमारा क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया उसके ट्यूबनी का इंटीमा के अंदर। अब जब इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो उसकी वजह से ये जो वे बचा है, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब उसकी वजह से जितना ब्लड इधर है उतना ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे हाइपोक्सिया के होगा, किसको, मायोकार्डियम की सेल्स को। तो और वो लीड करता है इस चीज में लीड करता है एंजाइना पेक्टोरिस को। तो ये हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। अब आता है टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसके मेजर टाइप्स जो हैं वो दो टाइप का ही होता है, ये स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। इसके बाद में हम बात करेंगे चार टाइप की। पहला है स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट और रिफ्रैक्टरी एंजाइना। स्टेबल एंजाइना तो क्या होता है कि जो ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है एंजाइना की, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे को पेन होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, वो पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है। और पार्शियल ब्लॉकेज में क्या होता है कि जैसे हम वर्क करते हैं तो हमें हमारी जो डिमांड होती है, उस डिमांड को हार्ट या फिर वो जो ब्लॉकेज होता है वो पूरी नहीं कर पाता, उस कंडीशन में वो पेन होता है। लेकिन हम अगर कुछ देर रेस्ट करते हैं तो रेस्ट की वजह से क्या होता है, वो पेन गायब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, या और ये क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है। अब क्यों होती है, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होगा कि जब हमने कोई वर्क किया और अगर हमारा पेन हुआ, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि जैसे हमने रेस्ट लिया, रेस्ट के बाद भी ये पेन ठीक नहीं होगा, और क्या होगा कि सीवियर लास्ट लॉन्गर देन 20 मिनट, और 20 मिनट से ज़्यादा ये पेन होगा, और कैसा होगा, सीवियर होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको तुरंत हमें पेशेंट को कहाँ ले जाना होता है, मेडिकल, जो भी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ है नियर बाई, उनके अंदर ले जाना होता है। क्योंकि ये क्या होता है कि ना तो मेडिसिन से ठीक होता है, जो एंजाइना की मेडिसिन होती हैं उनसे ठीक नहीं होगा, और किससे ठीक नहीं होगा, ये जब हमारी रेस्ट जो कंडीशन होती है, रेस्टिंग कंडीशन में भी और मेडिकल से भी, दोनों से ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी या अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद में एक आता है वेरिएंट एंजाइना, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिंज मेटल एंजाइना। इसके अंदर क्या होता है, ये इसकी वजह से नहीं होता कि इसके अंदर सीएडी की प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें पेशेंट को कभी भी सीएडी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कंडीशन की वजह से, यानी कि स्पाज्म हो या फिर नैरोविंग हो या फिर ऐसी कोई स्ट्रेस की वजह से, अगर कुछ देर के लिए कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाए, माने कि ये नॉर्मल फ्लो था, अब अगर हमने कुछ देर के लिए मान लो स्पाज्म हो गया इसके अंदर, कुछ किसी भी कंडीशन की वजह से नैरो हो गई, लेकिन क्या होगी, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक वापस ठीक हो जाएगी, जैसे स्ट्रेसर दूर होंगे तो ये वापस ठीक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ देर के लिए पेन होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना और प्रिंज मेटल एंजाइना। इसके अंदर याद रखना, कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर वैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके बाद में हमारा फोर्थ वन आता है रिफ्रैक्टरी एंजाइना। ये क्या होता है कि बार बार, मतलब रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि एक एंजाइना हुआ, फिर वो बार हुआ, फिर दोबारा हो गया, हमने फिर मेडिसिन ली, ठीक हुआ, फिर हो गया, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टरी एंजाइना। तो ये थे हमारे चार टाइप इसके, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना और रिफ्रैक्टरी एंजाइना। उसके बाद में हम बात करते हैं कोजेस की, कि इसके क्या क्या कोजेस होते हैं।
कोजेज सीएडी का, ये पार्ट सीएडी का है, इसलिए इसके कोजेज सारे सेम किसके होंगे, जो हमारे सीएडी के अंदर थे। इंक्रीज एज है, फैमिली हिस्ट्री है, टोबैको यूज है, डायबिटीज है, उसके बाद में हाई ब्लड हाई मतलब हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, नॉट एनफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी है, इमोशनल स्ट्रेस है, ड्रग मिसयूज है और कोल्ड टेम्परेचर है। कोल्ड के अंदर क्या होता है, हमारा कोल्ड स्ट्रेस जो होता है, यानी कि हम कहें कि कोल्ड के स्टिमुलेशन की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो नैरो हो जाती है, उनकी स्मूथ मसल्स जो होती है वो कोस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस। अब आता है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन जो होता है ये एक सीवियर फॉर्म होती है किसकी, एंजाइना की, यानी कि जब किसी पेशेंट को एंजाइना हुआ और अगर ठीक नहीं हुआ तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। तो एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। और ये क्यों होता है, व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप्स, या तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए या फिर बंद ही हो जाए किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और तो उसको क्या बोलते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब डिफरेंस क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर और एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे रिवर्सिबल सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर हार्ट की मसल्स को कोई डैमेज नहीं होता सिवाय किसके, इस्चीमिया की, एक्सेप्ट इस्चीमिया, उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को नेक्रोसिस हो जाती है। तो नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेल डेथ हो जाती है, मतलब परमानेंट चेंजेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। तो याद रखना, इस्चीमिया वाले एंजाइना वाले पेशेंट को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स रिवर्सिबल होते हैं, हार्ट को डैमेज नहीं होता, जबकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, हार्ट को डैमेज होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज चेस्ट पेन। इसके अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन होता है, और वो क्या होता है कि रेडिएटिंग होता है, और वो किस में रेडिएट होगा, लेफ्ट शोल्डर, आर्म, बैक, नेक एंड जो, और ये यहाँ पे क्या, शोल्डर, आर्म, बैक, नेक और जो के अंदर ये रेडिएट होता है, और मोस्टली किस साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ से जो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आयोटा से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो क्या होता, वो हमारी किस में जाती है, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड के अंदर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स जो सबसे पहले आते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड के अंदर आते हैं। उसके अलावा नेक और जो के अंदर भी वो सिम्टम्स रेडिएट होते हैं। तो ये था हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब इसके बाद में मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो था एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, तो क्या था कि हमारे जो ये ब्लॉकेज था ये पार्शियल था, इसके अंदर कुछ जगह बची हुई थी, लेकिन इसके अंदर तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये यहाँ तक अपर आ गया, और ये कंप्लीट होते क्या होगा कि आगे की ब्लड सप्लाई जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, कंप्लीट ऑक्लूजन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है और धीरे धीरे वो नेक्रोसिस को लीड करेगा। तो ये थे हमारे। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं किसके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। तो साइन सिम्टम में सबसे पहला चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन कैसा लिख लेना, रेडिएटिंग चेस्ट पेन, और जो किस में होता है, लेफ्ट शोल्डर, आर्म के अंदर, नेक के अंदर, बैक के अंदर और जो के अंदर। तो ये था हमारा चेस्ट पेन। स्वेटिंग, स्वेटिंग क्या होती है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के कारण, नोजिया, वोमिटिंग और फेंटिंग, वो पेशेंट क्या होगा, हाँपने लग जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए वो पेशेंट क्या करेगा, फेंट करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी ब्रीथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट, वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए छोटे छोटे और ज़्यादा ज़्यादा सांस लेगा, इसलिए उसको क्या हो जाता है, टैकिप्निया हो जाता है। वीकनेस होगी, जब उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो टायर्ड होगा, टायर्ड होगा तो वीकनेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। फैटिक होगी, अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन टायर्डनेस, उसको पता ही नहीं है कि हमारी ये ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से। नोजिया, वोमिटिंग होगी, पाल्पिटेशन होगा। पाल्पिटेशन हमने अभी बात की थी कि जब हार्ट को लगता है कि मेरे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है और मेरे को और ज़्यादा ब्लड इजेक्ट करने की जरूरत है या ब्लड निकालने की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया करे, मतलब वो टैकीकार्डिया की कंडीशन में चला जाएगा। वो टैकीकार्डिया जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि हमारी हार्ट बीट, मतलब पेशेंट की हार्ट बीट पेशेंट को सुनने लग जाए, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। बैक पेन, उसको बैक पेन होगा। लोअर लेबर्ड ब्रीथ होगी, क्योंकि उसको बहुत एक्सट्रीम ब्रीदिंग करनी पड़ेगी उसको, उस कंपनसेटरी मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए, कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे उसको सांस लेना पड़ेगा कि यार मेरे को, उसको वर्ड तो उसके निकलते हैं, उसको एफेजिक कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि उसको पेन इतना होता है कि वो उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, यूरिनेशन में प्रॉब्लम, सब उन सब के अंदर उसको प्रॉब्लम होगी। वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग एंड लेफ्ट आर्म प्रॉब्लम्स होंगी। उसको प्रॉब्लम जो होती है वो किस में होती है, लेफ्ट आर्म में, क्योंकि डायरेक्ट ब्रांचेज जो होती है हार्ट की वो किस में जाती है, लेफ्ट हार्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की।
अब हमने वहां तक सीएडी के अंदर तो हमने बात कर ली थी कि उसके अंदर क्या हो गया, स्पैस्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो स्पैस्म की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी और ऑब्स्ट्रक्शन, अब उसके अंदर क्या हुआ कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पैस्म हुआ था, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से मायोकार्डियम जो होती है, हमारी हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। जैसे एक तो पहले इस आर्टरी में से क्या जा रही थी, ब्लड जा रहा था, अब क्या होगा कि सिकुड़ गई, अब सिकुड़ के या इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब जितना पहले 100 ml मायोकार्डियम को मिल रहा था, अब मान लो 20 ml रह गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस हाइपोक्सीमिया की वजह से हाइपोक्सीमिया में तो हो गया, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम हो गई जो मायोकार्डियम को जा रहा था, उसकी वजह से टिश्यूज के अंदर ब्लड कम हो गया, इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया की वजह से क्या हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। और ये अगर इसको भी यहाँ तक ट्रीट कर दिया तो ठीक है, कोई डैमेज नहीं है हार्ट को, लेकिन अगर इसके बाद ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट को क्या होगा, नेक्रोसिस होगा और मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में जो चेंजेस आएंगे परमानेंट होंगे, और उसकी जो उसके अंदर है, हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, उसकी सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हम सीएडी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कि अगर उसको एक्सटर्नली देखते हैं, टीपीआर बीपी उसका मेजर करते हैं, उसको अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो हम उनको नोट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि उसको पहले से कोई मेडिकल सर्जिकल या कोई पेरेंटल हिस्ट्री तो नहीं है। उसके बाद हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम करते हैं टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ट्रेडमिल पे पेशेंट को दौड़ने के लिए कहते हैं, और उसके ईसीजी लीड्स कनेक्ट कर देते हैं, और हम उनको जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता है उसके साथ हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके मायोकार्डियम की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में हम ईसीजी करते हैं कि ईसीजी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, उसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं नहीं है, उसके लिए हम ईसीजी करवाते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे। एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, तो फीमोरल आर्टरी से या रेडियल आर्टरी से हम उसके अंदर एक प्रोब होता है जिसके अंदर आगे कैमरा लगा होता है, उसको हम डाल के और हम हार्ट की जो एक एक वेसल्स होती है उसको चेक करते हैं, और उसके अंदर ब्लॉकेज की कंडीशंस को डायग्नोसिस करते हैं। 2D और 3D को करवाते हैं। इसमें क्या होता है, हम हार्ट की जो मसल्स होते हैं उनकी कंडीशन को जानने के लिए 2D और 3D कार्डियोग्राफी करवाते हैं, और ब्लड केमिस्ट्री करवाते हैं कि पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया तो नहीं है, ईएसआर तो नहीं इंक्रीज हो रखा है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे। किसके लिए, सीएडी के लिए। सीएडी के अंदर क्या क्या आता है, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उनके लिए भी सेम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद में आता है प्रिवेंशन, कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारे रिस्क फैक्टर थे उनको कम कर देते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन। स्मोकिंग बंद कर देनी है, हेल्दी डाइट खानी है, अवॉइड और लिमिट एल्कोहल को कम से कम कंजप्शन करना है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, और एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, यानी कि हमारी को बीएमआई जो होती है हमारी एक लेवल के अंदर रखनी होती है। उसके बाद में मैनेजिंग अदर हेल्थ कंडीशन, और जो हमारी और अगर कोई प्रॉब्लम है उनको हमें मैनेज करके रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है और हम एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो कंडीशन क्या करती है, हमारी सीएडी को लीड करती है। और क्या करना है, स्ट्रेस को कम करना है। जो आजकल स्टूडेंट लाइफ में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है, और जो हार्ट अटैक होते हैं अगर स्टूडेंट लाइफ में, तो सबसे उसका मेन रीज़न है स्ट्रेस। बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, उनको सीएडी होती है, और सडन, जिसको हम एक कंडीशन और होती है जिसमें एसिम्टोमेटिक हार्ट अटैक्स आते हैं। यहाँ तक था उसका प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 टाइप का मैनेजमेंट करते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में एक करते हैं हम बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले पेशेंट को, आपको पेशेंट मिला और आपने उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट किया उसको हम बोलते हैं बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल। जीटीएन स्प्रे पहला होता है, हम उस पेशेंट को क्या देते हैं, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, हम एक टैबलेट देते हैं जिसको हम बोलते हैं जीटीएन। इस टैबलेट को हमें क्या करना होता है, उस पेशेंट की जीभ के नीचे रखना होता है, और उससे उसको क्या होता है, अगर एंजाइना की कंडीशन होती है तो उसमें उसको रिलीफ मिलता है। तो जीटीएन जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। इसकी स्प्रे कर देते हैं, या फिर ये टैबलेट हम उसके टंग के नीचे रख देते हैं जिससे उसको रिलीफ मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन क्या होती है, एंटीप्लेटलेट्स भी होती है और एनाल्जेसिक का काम भी करती है, इसलिए हम उसको क्या प्रीफर करते हैं, एस्प्रिन प्रीफर करते हैं। अब जैसे हम उसको हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया, तो एडमिट करवाने के बाद हमारे को जो पेशेंट के साथ, फिर पेशेंट को हम क्या, हम एज ए नर्स हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे,
ऊपर वाला ट्रीटमेंट तो देंगे ही, अगर पेशेंट आपके पास आ गया और अपने आप अगर उसको जीटीएन नहीं दी है तो हम उसको क्या करेंगे, जीटीएन देंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे, एस्प्रिन भी देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, एसी इनहिबिटर देंगे, और उसके अलावा अगर पेन ज़्यादा है तो उसको मॉर्फिन देंगे। तो ये हम क्या किस में देंगे, एडमिशन के बाद में, जब पेशेंट हमारे पास आया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, उसके बाद हम क्या देंगे उसको, ये ट्रीटमेंट हम उसके साथ करेंगे। उसके बाद में हम करते हैं कि उसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब पेशेंट आ गया, अब हमने उसका क्या सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहला जो होता है हमारी पीटीसीए, पीटीसीए यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी किसकी, एंजियोग्राफी की, तो एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, जब एक प्रोब डालते हैं और प्रोब के थ्रू हम उसके क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज होती है उसको असेस करते हैं। लेकिन जब ब्लॉक, जिस प्रोब से हम ब्लॉक डालते हैं उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेंट डाल देते हैं, और स्टेंट डालते हैं या छल्ले जो डालते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। एक होता है सीएबीजी, सीएबीजी होती है ओपन हार्ट सर्जरी होती है, या हम कहेंगे सर्जरी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो होती है जिसके अंदर ब्लॉकेज होता है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। यानी कि एक रेडियल आर्टरी लेते हैं या ब्रेस्ट आर्टरी जो होती है वो लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कोलेट्रल से होता हुआ पूरे हार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये जो होती है ओपन हार्ट सर्जरी होती है। जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पीटीसी के अंदर हम छल्ले डाल देते हैं ताकि वो जो ब्लॉकेज है वो पेटेंस के अंदर हो जाए, पेटेंट हो जाए, या उसका वो ब्लॉक खुल जाए। तो इसके लिए हम करते हैं 2 सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आता है इस पेशेंट के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो हमारा डायग्नोसिस का ही है, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करेंगे, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी होती है एबीसी में, तो एयरवे। तो हम क्या करेंगे, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, हमारे जो उसके जो गैस एक्सचेंज हुई है तो उसका पहला सिम्टम्स क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। और ये क्यों हुआ, रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, और उसका क्या हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया उस वजह से। जब हार्ट के पास ब्लड कम है, हार्ट को लग रहा है कि मेरे पास ब्लड नहीं है, तो उसके वजह से क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन ऑलरेडी कम हो गई, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी गैस एक्सचेंज जो है उन पर इम्पेयर्ड हो जाती है, रिलेट टू डिक्रीज ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाई। अब आपको क्या पता है या नर्स को क्या पता है कि इसका गैस एक्सचेंज हो गया, तो ब्रीथ लेसनेस, वो पेशेंट थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ब्रीथ लेसनेस, यानी इसको वो सांस लेना भी बंद कर देगा। तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाई ब्रीथ लेसनेस। उसके बाद में चेस्ट पेन, एंजाइना, यानी कि हमारे जो बात करते हैं सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस है चेस्ट पेन, और वो क्यों हो रहा है, इस्चीमिया की वजह से। इस्चीमिया क्या होता है कि जब हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स, हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए और मायोकार्डियम को कम ब्लड मिले, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो मायोकार्डियम के अंदर बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, उस वजह से जो इस्चीमिया होता है वो क्या करता है, चेस्ट पेन करता है। और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एज एविडेंस बाई लेविन साइन। लेविन साइन क्या होता है, जिसमें पेशेंट अपनी मुट्ठी को अपने जहाँ पे पेन होता है, पेन साइड पे बहुत अच्छे से प्रेस करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं डायाफोरेसिस की। तो डायाफोरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, और एक्सेसिव स्वेटिंग क्या होती है, ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से हमारे को क्या होता है, डायाफोरेसिस। और ये क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम पेशेंट का करते हैं तो हम उसको असेस करते हैं कि इस पेशेंट को डायाफोरेसिस हो रखा है। नेक्स्ट वन है फैटिक रिलेटेड टू लो कार्डियक आउटपुट, यानी उस पेशेंट को क्या होता है, जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उसको कार्डियक आउटपुट कम, ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम, ब्लड सप्लाई कम, ऑक्सीजन कम, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होता है, फैटिकनेस होती है। और फैटिकनेस होगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनता है। और वो क्यों बनता है, स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट इन सेल, यानी कि एक सेल को अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो वो क्या करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगी तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो वो सेल, लैक्टिक एसिड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टायर्डनेस के लिए और पेन के लिए। तो ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सीएडी या एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि सीएडी के अंदर क्या आ गया हमारा, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरऑल। थैंक यू सो मच।